वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अवगत है कि हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज़, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो भी कोई परीक्षा पहले हुई होती है उससे संबंधित प्रश्न हम यहाँ पर लाते हैं, ताकि आपको अगर प्रश्न रिपीट हो तो उनका भी पता चले, या फिर जो पहले कोई परीक्षा होती है हाई लेवल की, वहाँ के स्तर भी पता चलते रहे और आपके प्रश्न वहाँ से भी बन जाए, ठीक है। इसीलिए इस सीरीज़ को आपके समक्ष लाया गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आपको उनको अपनी कॉपी में नोट भी करना है, भविष्य में आप फिर इसका रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। बाकी अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए जो हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया बैच है उसके बारे में अवगत करवा देता हूँ। जैसे कि अगर आप लोग LT कमीशन और PGT हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। और रोज़ सुबह 8 बजे आपको चैप्टर वाइज टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है, रोज़ सुबह 8 बजे। फिर जो लेक्चर का रोज़ आपको PDF भी मिलेगा। कोई अगर जो PDF को संजो के रखना चाहता है और भविष्य में रिवीजन करना चाहता है तो उसे PDF भी दी जाएगी। फिर रोज़ टॉपिक के अनुसार टेस्ट रात 9 बजे भी होगा। कैसे? मान लीजिए सुबह आपको लेक्चर मिलता है किसी टॉपिक पर, उसी से संबंधित 9 बजे के आसपास आपका टेस्ट भी होगा। सबसे बेस्ट मेथड होता है ये टीचिंग करने का। पहले आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और रात को उसका रिवीजन भी करिए और उसका टेस्ट भी दीजिए। इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना समझ आया है, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टडी का ये भी आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। फिर समय समय पर आपको LT टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी, NTA नेट इत्यादि के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि आप उनके स्तर को भी देखते रहें, ठीक है। ये सॉल्व भी मिल जाएंगे आपको। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको GK के MCQ भी रोज़ दिए जाएंगे, ठीक है। GK के लिए वीडियोस बनी हुई है, वहाँ पर जो मैंने आपको MCQ सॉल्व करवाए थे उनके लेक्चर भी आपको रोज़ मिलते रहेंगे। फिर ये भी क्वेरी रहती है बच्चों की कि ये जो कोर्स कितने महीने चलेगा। तो जो ये कोर्स है ये चलेगा आपके 3 महीने, ठीक है। 3 महीने में आपको सारा जो हिंदी साहित्य है ये कवर करवाया जाएगा और आपको थोड़ी सी सामान्य ज्ञान की भी जानकारी दी जाएगी इन वीडियोस के माध्यम से। फिर देखिए जो 3 मंथ का जो चार्ज रहता है कितना रहेगा, मात्र 1200 रुपये। बहुत कम चार्ज यहाँ पर आपको देकर रखा गया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, फिर भी कोई आपकी समस्या होगी, तो आप जो हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129, यहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हो और अपनी समस्या को बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो कोई बड़ा चार्ज नहीं है, छोटा सा है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो आपको वो बता सकते हैं मुझे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे। हाँ, ठीक हो गया अभी ये साइज। देखिए प्रश्न पूछा गया है पहले, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही हो जाएगा, उसका बताना है। तो जो कीर्ति लता की भाषा हो जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी विकल्प A, अवहट। अवहट कीर्ति लता की भाषा होगी। फिर देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो कीर्ति लता है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये विद्यापति की रचना हो जाएगी। कीर्ति लता, कीर्तिवता का पदावली, ये सारी की सारी विद्यापति की रचनाएं होंगी। ये मैथिली में रचना करते थे। कौन सी रचना इन्होंने मैथिली में की थी, ये इनकी पदावली थी, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गए थे। अगला प्रश्न 2, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो बताइएगा। तो आदिकाल में अवहट भाषा में जो रचना की थी अब्दुल रहमान के द्वारा की गई थी, विकल्प B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आला किस ऋतु में गाया जाता है। जो पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे तो वहाँ पर मैंने ये सॉल्व करवाया हुआ है क्वेश्चन पेपर। तो ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं आला, विकल्प C यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करिए। तो चलिए करते हैं। देखिएगा, जो खुमान रासो है ये किसकी रचना हो जाएगी? पहला प्रश्न तो ये बनता है सीधे सीधे। तो जो खुमान रासो है ये आपकी रचना हो जाएगी यहाँ पर दलपति विजय की। एका 3 कहाँ पर है एका 3? विकल्प ए में ही एका 3 दिया गया है। बाकी को भी मिलाते हैं। परमाल रासो ये किसकी रचना हो जाएगी? जो परमाल रासो है ये हो जाएगी आपकी जगनिक की रचना। बिसलदेव रासो यह किसकी रचना हो जाएगी? बिसलदेव रासो के रचनाकार हो जाएंगे नरपति नालह। फिर अगला प्रश्न ये बनता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना हो जाएगी? चंद्रबरदाई की। तो इस प्रकार से जो विकल्प 1 है यहाँ पर ये पूर्णतः सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न 5, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो सही विकल्प हो जाएगा विद्यापति। जो विद्यापति है इन्हें हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? ये काफ़ी बार मैंने परीक्षा में आपको बताया था जब इस तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो जो बौद्ध और सिद्ध थे इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया था। प्रमुखतः सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। और जो संत कवि हैं इनकी भाषा कैसी थी? ये सद्धोकड़ी थी। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है ये भी आप बताइएगा। नाथों की कितनी मानी जाती है ये भी बताइएगा। फिर है अगला प्रश्न 7, क्या पूछा गया है इसमें? इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करिए। काव्य भाषा। तो जो 7वें का सही विकल्प हो जाएगा विजय पाल रासो, ये हो जाएगी अपभ्रंश से संबंधित रचना। फिर है चर्या गीत, ये किससे संबंधित हो जाएगी? संधा भाषा से। फिर विद्यापति पदावली है, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये आपकी मैथिली से संबंधित हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो, ये किससे संबंधित होगी? पृथ्वीराज रासो की भाषा को हिंदवी भी कहा जाता है। विजयपाल रासो की अपभ्रंश हो गई। चर्यापद की यहाँ चर्यापद या चर्या गीत ये हो जाएंगे यहाँ पर संधा भाषा। विद्यापति की पदावली मैथिली की हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो की हिंदवी। जो सही विकल्प हो जाएगा सी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न यहाँ पर है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। रामचंद्र शुक्ल मानते थे कि जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव है यह प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न 9, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे आपके स्वयंभू। विकल्प बी। अगला प्रश्न है 10, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसके लिए सर्वमान्य मत यही रहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चाहे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो वो भी इसी मत से सर्व सहमति रखते थे। ठीक है। और जो चंद्रबरदाई है इन्हें प्रथम महाकाव्यकार के तौर पर या फिर महान लेखक के तौर पर स्वीकार किया था। अगला प्रश्न 11, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो जो आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय भाषा प्रयोग की गई थी वो थी डिंगल शैली। यहाँ पर भाषा कह दिया जाए या फिर शैली कह दिया जाए तो कोई अंतर नहीं है। जो डिंगल था इसमें अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का प्रयोग किया जाता था और जो पिंगल था इसमें ब्रज प्लस राजस्थानी का
प्रयोग किया जाता था। इन दोनों का मिलान होता था, फिर डिंगल और पिंगल शैली का निर्माण होता था। अगला प्रश्न 12, शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो जो शब्दानुशासन के लेखक हो जाएंगे हेमचंद्र, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 13, खाली कबारी किसकी रचना होगी। तो जो खाली कबारी की रचना की थी अमीर खुसरो ने। जो अमीर खुसरो थे दो सुखने, पहेलियां, मुकरियां, गजलें इत्यादि लिखते थे। अगला प्रश्न 14, इनमें से कौन सा युग्म संगत है, ये बताइएगा संगत कौन सा होगा। तो सही विकल्प जो हो जाएगा यहाँ पर, ऊपर ही हमने देखा था, जो बिसलदेव रासो है इसके रचनाकार तो नरपति नाहलर है। फिर जो खुमान रासो है इसके रचनाकार हमने देखे थे ऊपर, दलपत विजय। बिसलदेव विजयपाल रासो, जो विजयपाल के रचनाकार यहाँ हो जाएंगे आपके, पहले हम परमाल रासो के देख लेते हैं, जगनीक। विजयपाल रासो के यहाँ पर नहीं दिए गए हैं इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार चंद्रप्रदायी हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर विजयपाल रासो नाम दिया गया है, इसके रचनाकार नाहला सिंह हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। क्यों छोड़ना, इसे पूछा जाएगा तो क्या समस्या हो जाएगी, इसलिए छोड़ेंगे नहीं। नाहला सिंह इसके रचनाकार हो जाएंगे। फिर है डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से रहा है। अभी अभी हमने ऊपर आपको ये पूरी व्याख्या बताई थी, तो वहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आप इसे सही कर लेंगे। डिंगल का संबंध रहा है राजस्थानी प्लस किससे, अपभ्रंश से, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश से। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है 16, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये भी काफ़ी समय से आपको बता रहा था, जब भी ये प्रश्न आता था तो रामचंद्र शुक्ल ने माना था ये, कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये रसायन से हुई थी। और जो रसायन शब्द है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस पुस्तक में बार बार मिल रहा था, बिसलदेव रासो, इस पुस्तक में। अगला प्रश्न है 17, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, तो ये बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, भविष्य में पूछा जा सकता है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए ही। कैसे, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये हो जाएगी कृति 1184 की, लिख देता हूँ 1184 की। फिर जो अगली रचना हो जाएगी स्थूलीभद्र रास, इसका समय क्या होगा 1209। फिर अगली रचना है नेमिनाथ रास, इसके रचनाकार कौन होंगे, रचनाकार तो हो जाएंगे सुमति गणी, परंतु समय इसका 1213 का हो जाएगा, 1213 का। अगली रचना है संगीत रत्नाकर, इसका समय क्या होगा 12वीं शती। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा क्योंकि क्रम वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये परीक्षा में। फिर से इसके बारे में जानकारी दूंगा। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है समय इसका 1184 हो जाएगा, रचनाकार शालिभद्र सूरी। स्थूलीभद्र रास 1209 इसका समय हो जाएगा, जिन धर्म सूरी की रचना हो जाएगी। नेमिनाथ रास 1213 समय हो जाएगा, सुमति गणी इसके रचनाकार हो जाएंगे। संगीत रत्नाकर 12वीं शताब्दी समय हो जाएगा और शारंगदेव इसके रचनाकार हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर बन रहा है 18, पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में इसे पूछा जाता है। जो पुष्यदंत थे यह भी 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और स्वयंभू के पश्चात इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 19, इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्रम वाला प्रश्न है।
तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, जो कुबलीमाला कथा है राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, और फिर अगली रचना है आपके समक्ष यहाँ पर वर्ण रत्नाकर। तो बताइएगा इनमें से कौन सी पुस्तक पहले आएगी समय के हिसाब से। तो जो आएगी समय के अनुसार से, तो अनुसार जो सही होगा विकल्प ए। कैसे? जो कुबलीमाला कथा है इसका जो समय कौन सा होगा, 1778। 1778 कहाँ से होगा, 778 होगा ये। फिर जो राउलवेल है ये 10वीं शताब्दी की हो जाएगी। अगला जो नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का, ये 12वीं शताब्दी का हो जाएगा। फिर जो वर्ण रत्नाकर है ये 14वीं शताब्दी का हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, इसका क्रम पूछा जाएगा तो आप इसे सही कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित करिए। कर लेते हैं। स्वयंभू, स्वयंभू की रचना कौन सी होगी ये बताइए। चार्यपद। पुष्यदंत की कौन सी हो जाएगी, महापुराण। अब्दुल रहमान की रचना कौन सी हो जाएगी, संदेश रासक। शबरपा, इनकी रचना कौन सी होगी, शबरपा की। उल्टा बता दिया आपको, रुकिएगा। जो स्वयंभू की रचना हो जाएगी पौमचर्यू। पुष्यदंत की कौन सी होगी, महापुराण। अब्दुल रहमान की हो जाएगी संदेश रासक। शबरपा की चार्यपद। ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ए का 2 यहाँ पर है, बी का 3 यहीं पर है, सी का 1 यहीं पर है, और डी का 5 ये होगा। विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचना को सुमेलित करना है। चलिए कर लेते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना कौन सी होगी। जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है इनकी रचना का नाम यहाँ पर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट, इनकी रचना का कौन सा नाम है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाल्ह, ये हो जाएगी आपकी नरपति नाल्ह जी की बिसलदेव रासू। फिर है रोड़ा कवि। रोड़ा कवि का कौन सी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी राउलवेल। इस प्रकार से विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा 21 का। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा ये आज का लेक्चर रहा। आप अवश्य बताइएगा कैसा आपको ये लगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लाए थे ये सारे के सारे नेट के थे, और ये चाहे आप नेट की परीक्षा लीजिए, पीजीटी हिंदी की परीक्षा लीजिए, एलटी कमीशन की परीक्षा लीजिए, या फिर कोई और हिंदी से संबंधित परीक्षा होगी, वहाँ पर ये प्रश्न रिपीट होंगे। इसलिए आपके समक्ष ये वीडियो लाया था। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।